सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये स्टार्ट हो गया भविका, सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं होंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखो आप लोग। ठीक है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट G2 फेज में भी हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में कि गैप 2 जिसका 4 घंटे का टाइम होता है, हमने ह्यूमन के केस में बात की थी। रिपीटिंग ह्यूमन के केस में स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सभी चीजें डुप्लीकेट हो जाएगी, डुप्लीकेट होगी। जीवन फेज में छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट होगी और मेन ऑर्गेनेलिज यहाँ पे आके डुप्लीकेट होंगी। ये मेन ऑर्गेनेलिज यहाँ पे क्यों हो रही है डुप्लीकेट? बिकॉज दीज आर क्वाइट मेन ऑर्गेनेलिज, और इस ऑर्गेनेलिज के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है डुप्लीकेट करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीजें जीवन फेज में अवेलेबल नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे सेल जब जीवन से एस और एस से G2 फेज में जाता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है और उसमें सब कुछ चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो लास्ट में जब G2 फेज है, G2 फेज इज अ एंड फेज, एंड हो रहा है यहाँ पे, दिस इज एंड ऑफ एंड फेज ऑफ, वी कैन से लास्ट फेज भी कह सकते हैं, एंड लास्ट फेज, लास्ट फेज ऑफ व्हाट? इंटरफेज, इंटरफेज की आखिरी स्टेज है। यहाँ पे आपको मैक्सिममली जो सेल है वो मैच्योर फॉर्म में मिलेगा। मैक्सिममली सेल के अंदर का क्रोमैटिन कंडेंस्ड फॉर्म में होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ मिलेगा। सब कुछ चीजें एट पीक पे है कि इतना ज्यादा अच्छा खासा वो डेवलप हो गया, अच्छा खासा मैच्योर हो गया है कि राइट नाउ दैट सेल गोइंग इनटू सेल डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, here comes the role of one important protein and name of that protein is tubulin protein. ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है G2 फेज में। What exactly tubulin protein? That I will tell you. Today's lecture is completely on a tubulin protein. ठीक है, माइटो ये हो गया। डीएनए का कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है, आपको पता है G1 फेज रहे या G0 फेज रहे या G2 फेज रहे, इन तीनों में डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ एस फेज में होता है। ठीक है, बट सेल सिंथेसाइज्ड आरएनए एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट फेज। जो भी माइटोसिस में सेल जाएगा ना, ऑब्वियसली G2 फेज कंप्लीट होने के बाद सेल माइटोसिस में जाएगा। तो माइटोसिस फेज में जाने के बाद उसको जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो चीजें वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है G2 फेज। यहाँ पे उस चीज का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन बनेगा रिक्वायर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। पहले ही तो मैंने आपको बताया था अर्लियर क्लासेस में, मेरे कंसेप्ट्स वाले क्लास थे, माइटोसिस होता ही है आपके बॉडी के सेल्स में, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। और मियोसिस होता है आपके जर्म सेल में, दैट इज कॉल्ड एज योर जर्म सेल, मींस गैमेटिक सेल, उनमें होता है। तो माइटोटिक डिवीजन किस में होगा? only seen in diploid somatic cells. बट प्लांट के केस में, जैसे कि आपने प्लांट में आई गेस पढ़ा होगा किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, यस और नो? प्लांट किंगडम पढ़ा है, हेप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल पढ़ा है प्लांट में, हेप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल पढ़ा है प्लांट में, यस और नो? हेप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल पढ़ा है ना? तो उसमें प्लांट के केस में इन प्लांट सेल सी माइटोटिक डिवीजन सीन इन बोथ हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। अनदर नॉक पॉइंट, पता है ऐसे जो नॉक पॉइंट, नॉक करना मीन्स मैं आपके दिमाग पे हैमर कर रही हूँ कि ये पॉइंट को अच्छे से याद रखो। ये नॉक पॉइंट्स को ना लास्ट में, जब कभी आप नोट्स कंप्लीट होने के बाद एट लास्ट आप लिखते हो ना, लास्ट के पेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे? बाकी पॉइंट्स तो याद रह जाते, बट जो एक्सेप्शनल पॉइंट होते वो याद नहीं रहते, उसको फटाफट लिख लो लास्ट के पेज पे। ठीक है, जैसे कि माइटोटिक डिवीजन सभी को पता है कि डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है, बट प्लांट के केस में तो वो सेल डिप्लॉइड रहे या हेप्लॉइड रहे, हेप्लॉइड डिप्लॉइड जो सेल्स होते हैं दोनों में भी माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू वी कैन से मेमोराइज या याद रखो इस पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट का कंसेप्ट आपका किंगडम ऑफ प्लांट किंगडम में आपने साइकिल पढ़ी होगी। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल मतलब दोनों में माइटोटिक डिवीजन हो सकता है इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यहाँ तक ही हम कन्फाइंड रहेंगे।
प्लांट फिजियोलॉजी अगर आती है और प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे अगर पढ़ाना पड़ेगा और ये टॉपिक आएगा तो मैं उसको काफी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट सबसे अच्छा G2 फेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है ट्यूब्यूलिन, प्रोटीन बनता है इसमें। सेकेंडली क्रोमैटिन हाईली कंडेंस, क्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड, कंडेंस एंड कन्वर्ट टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में वो कन्वर्ट हो गया। देखो G2 फेज शुरू हो गई समझ लो, G2 फेज शुरू हो गई समझ लो। 4 घंटे की फेज है, 1 2 3 4। तो आते आते इनिशियल फेज में क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, और जैसे ही आखिरी के घंटे आ गए उसमें हाईली कंडेंस, इसमें बोलेंगे हम क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया क्रोमैटिन, आखिर तक वो कंडेंस होते रहता है। तो इसीलिए G2 फेज के इसको अर्ली G2 कहते हैं और इसको लेट G2 कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रही हूँ? 4 घंटे का फेज है G2 फेज का, उसमें भी कोई अर्ली फेज पहले 1-2 घंटे और आखिरी के 1-2 घंटे। तो क्रोमोसोम आपको क्रोमोसोम फॉर्म में कब मिलेगा? लास्ट G2 फेज में, एकदम से प्रॉपर बन के तैयार है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्यूबुलिन इन द सेल साइकिल, सिर्फ मैंने ये पॉइंट रखा है कि ट्यूबुलिन की रिक्वायरमेंट सेल साइकिल में क्यों है, ट्यूबुलिन G2 फेज में सिंथेसाइज क्यों हो रहा है, why there is a necessity. Tubulin protein alpha and beta polymerizes into a long chain or filament that form microtubule. This is our today's lectures. This is our today's lectures. We can say title. आज हमें पढ़ना है माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होता है जो कि G2 फेज में बनता है, वो अल्फा और बीटा के छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, अल्फा और बीटा के छोटे छोटे चेन्स होते हैं, प्रोटीन है ना, तो छोटे छोटे अल्फा की चेन होगी, कुछ अल्फा अमीनो एसिड्स की, कोई बीटा अमीनो एसिड्स की, ऐसे नाम दिए है उस प्रोटीन के चेन को। और वो पॉलीमराइज्ड होते मींस एक के ऊपर एक ऐसे अल्फा बीटा अरेंज्ड होते हैं, पॉलीमराइज हो गए मैंने चेन बनाना, और लंबी सी चेन बनती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और वही फिलामेंट बना किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, तो उसको नाम क्या दिया है हमने? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम दिया है उसको? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो है वो इसेंशियल यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटल है, साइटोस्केलेटल है, यूकैरियोट्स का ये इसेंशियल साइटोस्केलेटल है। ना जाने कितनी बार नीट में साइटोस्केलेटल से क्वेश्चन आए, ना जाने कितनी बार। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज देखेंगे इसको, ठीक है। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये आगे जाके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, यानी लंबे लंबे ऐसे फाइबर्स बनाते हैं, और ये लंबे लंबे फाइबर्स सेल के अंदर सेल का साइटोस्केलेटल बनते मींस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इनसाइड सेल देयर आर सो मेनी थिंग्स, सब चीजों को एक जगह पे अपने कन्फाइंड रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पे स्टिक है क्योंकि वो ये इस साइड के साइटोस्केलेटल पे जाके चिपका हुआ है। क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट की बात करें तो इस यहाँ पे स्टिक है, और न्यूक्लियस प्रॉपरली बीच में स्टिक है। ऐसा हर जगह पे उनकी लोकेशन कैसे कन्फाइंड होती है? क्यों कन्फाइंड होती है? क्योंकि बीच वो सब एक थ्रेड से जुड़े हुए हैं। उस थ्रेड को कहते हैं हम साइटोस्केलेटल, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें से एक टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल, और ये माइक्रोट्यूब्यूल का सिंथेसिस, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनते हैं और उसका रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? उसका रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन में। याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होते हैं कोई प्रोटीन से, वो प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो पार्ट्स होते हैं, कोई अल्फा ट्यूबुलिन्स होते हैं, कोई बीटा ट्यूबुलिन्स होते हैं। ये अल्फा और बीटा एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि लंबी सी चेन बनाते हैं जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और वो फिलामेंट फाइनली ऐसे फॉर्म होंगे, और हर जगह पे सेल जब डिवाइड होगा तो उसको हेल्प करेंगे। आपके माइंड में आ रहा है ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे क्या हेल्प करेगा, तो दैट वी विल सी। सिर्फ अभी के लिए इतना याद रख सकते हो कि ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है जो कि पॉलीमराइज्ड होता है, मींस छोटे छोटे ट्यूबुलिन की प्रोटीन एक जगह पे आके लंबी सी चेन बनाएंगे,
एक के ऊपर एक के ऊपर एक। लंबी सी चेन बनाएंगे तो एक कोई थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम फिलामेंट कहेंगे, जिसको ही आगे जाके हम क्या नाम देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये इसेंशियल है यूकैरियोटिक के, दिस इज इसेंशियल एलिमेंट, दिस इज अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन। व्हाई आई एम सेइंग यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन का इसेंशियल एलिमेंट है? क्यों नहीं मैं कह रही हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल जो फॉर्म हो रहे हैं वो डायरेक्टली साइटोस्केलेटल है, क्योंकि वो एक पार्ट है साइटोस्केलेटल का। साइटोस्केलेटल 3 टाइप के होते हैं, आउट ऑफ दिस 3 एक जो होता है इस टाइप का साइटोस्केलेटल जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, एक टाइप का जो साइटोस्केलेटन होता है जिसको हम माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, और एक टाइप का साइटोस्केलेटन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ये तीनों भी तो साइटोस्केलेटल के टाइप है, बट आउट ऑफ दिस 3 दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब सेल, स्केलेटल का मतलब सेल का स्केलेटल। जैसे हमारा स्केलेटल है, अगर समझ लो मैंने आपकी बॉडी से हड्डियां निकाल दी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप स्टैंड कर पाओगे एक जगह के जगह, एक आप एकदम से क्या हो जाओगे, जैसे कोई मोम कैसे पिघल जाती है, हाँ जैसे आप कैंडल जैसी वितळून जाते और खाली पड़ून जाते, लाइक दैट। जैसे मोम कैसे पिघल जाते वैसे हो जाओगे आप, नीचे से ऐसे हो, कोई आपका प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई शेप नहीं रहेगा, राइट। वैसे ही सेल के अंदर अगर ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स नहीं रहेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये नहीं रहेंगे तो सेल का भी प्रॉपर शेप अटेन नहीं होगा। और सेल का अगर शेप प्रॉपर अटेन नहीं होगा तो सेल अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ शॉर्ट समरी ऑफ ट्यूबुलिन। ये इतना छोटा नहीं, हम काफी अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स play a crucial role in cell support and cell movement। सेल का सपोर्ट करना, सेल को एक जगह से, सेल का थोड़ा मूवमेंट करना, सेल का मूवमेंट करना, इसके लिए भी माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे कैसे के सेल मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मेकिंग द ट्यूबुलिन इसेंशियल फॉर द नॉर्मल सेल फंक्शन, इसके वजह से ट्यूबुलिन काफी इसेंशियल हो जाता है जो कि नॉर्मल सेल को फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन से फेज में बनता है, कौन से फेज में बनता है, बताना जरा, कौन से फेज में बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन? यस यस, कौन से फेज में बनता है? नो वन, सब चले गए क्या, सो गए? G2 फेज में क्या फंक्शन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का? क्या फंक्शन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का? यस, क्या फंक्शन होता है? पॉलीमराइज्ड इनटू लॉन्ग फाइबर। क्या फंक्शन होता है वो लॉन्ग फाइबर का? उस लॉन्ग फाइबर का क्या फंक्शन होता है? पॉलीमराइज इनटू लॉन्ग फाइबर का क्या फंक्शन है, क्या कहते क्या है उसको? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटल, वेरी गुड। क्या कहते हैं उसको हम? अगर वो ट्यूबुलिन से बना है तो उसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा उसका? क्या नाम होगा अगर वो ट्यूबुलिन से बना है तो? चैट बॉक्स गया हाँ आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल, चलो माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। अब आज का टॉपिक पूरा साइटोस्केलेटन, ठीक है। क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि हमें आगे क्या पढ़ना है, एम फेज। कौन से फेज तक आ गए हम, कौन से फेज तक आ गए अब तक हम? अगर सेल की बात करें तो कहाँ तक पहुंच गए हम आ गए G2 तक, यानी हम आ गए हैं G1 S G2 और ये M। हमने इसको भी देख लिया, हमने इसको भी देख लिया, हमने इसको भी देख लिया, और इससे निकलने वाला यहाँ पे एक होता है जो कि अलग चला जाता है जिसको कहते हैं हम G0, वो भी देख लिया। अब हमें इसको देखना है, अब हमें इसको देखना है।
आवर मेन टारगेट इज दिस। पर इसको टारगेट करने के पहले इसका कोई दोस्त को पढ़ना है जो कि सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है। अगर वो नहीं है तो सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। और वो पार्ट क्या है आपका? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है वो? है आपका माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ तक तो हो गया, पर आगे माइक्रोट्यूब्यूल की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो G2 फेज में आते आते ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गया है। क्या करेगा माइक्रोट्यूब्यूल? वो एक पार्ट होता है साइटोस्केलेटन का। तो अभी माइक्रोट्यूब्यूल में डिटेल में पढ़ते हैं। क्यों मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ? ये तो पोर्शन सेल का था, पर सेल में हमने वो पोर्शन वहां पे नहीं पढ़ा था, हम ये पोर्शन यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, ये सेल का पोर्शन है जो मेरा रह गया था। मेरे सेल के 3 पोर्शन रह गए थे। गोल्गी बॉडी जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, और इसके बाद है सीलिया और फ्लैजेला। माइक्रोट्यूब्यूल में अभी अभी कवर करूंगी, सीलिया और फ्लैजेला थोड़ा छोटा है, वो हो जाएगा बाद में। ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ पे मुझे वो पढ़ाना है। ठीक, सी, यस यस यस, आई गेस हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ गया होगा, राइट? माइक्रोट्यूब्यूल अब क्यों पढ़ रहे हैं? एम फेज में जाना था ना, एम फेज में जाना तो था पर नहीं गए, रुक गए, और साइटोस्केलेटल पढ़ रहे हैं क्योंकि एम फेज के लिए हमें चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है। तो उसके बारे में पहले तो जानते हैं बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, राइट? राइट, सी, यस। देखो जरा इस सेल को देखो अच्छे से। कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, और सेल, जिस सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो वो सेल में उसका फंक्शन क्या है, वो दिखता कैसे है। सी हियर, देखो एक आपको एक फिलामेंट दिख रहा है जो ग्रीनिश कलर का है, एक दिख रहा होगा आपको पिंकिश को या पर्पल को, आजकल बहुत सारे लोग किसी कोई पर्पल कहता है कोई पिंकिश कहता है। ठीक है, तो ये देखो एक थ्रेड ये दिख रहा है, एक थ्रेड ये दिख रहा है, कोई थ्रेड ऐसे दिख रहे हैं। सी, सी, ये पूरा एक नेटवर्क है, ये पूरा क्या है? एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स। और इस पूरे नेटवर्क को ही तो हम साइटोस्केलेटल कहते हैं। दिस इज अ साइटोस्केलेटल। ऐसा भी कुछ है, ऐसे भी कोई फिलामेंट्स है, कोई ऐसे भी है, कोई ऐसे भी है, तो लाइक दिस। इसको आज पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये बीच में न्यूक्लियस बता दिया है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया है। ऐसे हर कोई ऑर्गेनेलिज होंगे, बट नाउ वी आर डेडिकेटेडली सीन व्हाट एग्जैक्टली साइटोस्केलेटल इज। ठीक, अब व्हाट इज अ नीड ऑफ साइटोस्केलेटल? अभी मैंने बताया नीड क्या है साइटोस्केलेटल की। आपके बॉडी में स्केलेटल की नीड क्या है? हर चीज को प्रॉपरली रखना है। अगर हाथ से मैं स्केलेटल ही निकाल दूं, रेडियस अल्ना, आपके ह्यूमरस को निकाल दूं, पैर से निकाल दूं फीमर को, टिबिया फिबुला को, जो कि बोन्स के नाम है, ठीक है, निकाल दूं, तो क्या आप स्टैंड कर पाओगे? नहीं। वो ही जैसे मैंने बताया, कैंडल कैंडल कैसे पिघल जाती है वैसे आप नीचे नीचे हो जाओगे। वैसे ही एक सेल को सपोर्ट देना है, सेल के अंदर का शेप प्रॉपर रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रॉपरली ऐसी ही रहे, और उसके अंदर प्रॉपरली आपके सभी ऑर्गेनेलिस प्रॉपरली अपने प्लेस पे रहे, न्यूक्लियस अपना एक प्रॉपर प्लेस लेके हो, सब बीच में जो प्रोटीन बन रहे वो भी प्रॉपरली बने। वेसिकल है तो वेसिकल प्रॉपरली रहे। तो ऐसे हर कोई चीज का पोजीशन प्रॉपर रहना चाहिए, सेल का शेप प्रॉपर होना चाहिए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी एक सपोर्ट देना चाहिए। सी हियर, एक वॉयलेट कलर की, ग्रीन, ये ब्लूइश कलर की आपको लाइनिंग नहीं दिख रही है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में है, अंदर से, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रही है कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम भी है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे अच्छे से अपनी प्लेस पे स्टिक रहो, सेल का शेप मेंटेन करो। हम मैं भी करता हूँ और तुम भी हो, तुम भी बाहर की एक लेयर हो। ठीक है, ठीक है, ओके, प्रोवाइड, ठीक है, दिस इज अ नेसेसिटी ऑफ साइटोस्केलेटल, प्रोवाइड ट्रैक फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल। एक वेसिकल जो ऑब्वियसली मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया है, उसके बाद गोल्गी बॉडी बताई है, जो भी वेसिकल्स निकलेंगे उसको एक ट्रैक मिलेगा। एक साइटोस्केलेटन रहेगा तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे हो गया पानी, यहाँ से साइटोप्लाज्म आ गया, फ्लूइड आ गया और इसको धक्कल के इधर लेके चला गया। बेचारे को इधर से बाहर निकलना था और साइटोस्केलेटन की हेल्प से वो यहाँ पे स्टिक हो गया। अगर साइटोस्केलेटन नहीं रहेगा तो ये लिक्विड में ऐसे घूमते रहेंगे ना, अपने प्रॉपर प्लेस पे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे।
Yes, Bhumika, it provides structural support. It gives proper positioning to the organelles, and because of that overall shape maintain होता है, ओवरऑल शेप मेंटेन होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, लिक्विड में कोई भी चीज ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, अपने प्लेस पे रहेगी क्या? बताना जरा, लॉजिक सी बात है। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और सिस्टर्नी, सिस्टर्नी याद है ना, गोल्गी बॉडी, हम ऐसे कुछ दिखाते थे, याद है? कुछ गलत दिखा रही हूँ मैं, ऐसे कुछ था। यस, क्योंकि कॉन्वेक्स होता है और ये अंदर का, फिर ये क्या होता है? कॉनकेव होता है, राइट? ट्रांस और सिस, याद आ रहा है कुछ? हाँ, अगर मैं यहाँ से साइटोस्केलेटल का नेटवर्क हटा दूं, तो ये एक एक सिस्टर नहीं इधर जाएगी, एक अपने बहते बहते इधर जाएगी, कोई इधर चली जाए, कोई ऐसे चली जाए, कोई वैसे चली जाए, कोई प्रॉपर शेप रहेगा क्या? अगर यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क रहते हैं थ्रेड के, तो वो उसकी चिपक के रहेगी। एक प्रॉपरली उसका एक के बाद एक सीक्वेंस रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ? इमेजिन कर पा रहे हो क्यों साइटोस्केलेटल चाहिए? क्यों साइटोस्केलेटल चाहिए, राइट? चले, नहीं तो सेल के अंदर हर ऑर्गेनेल अपने प्रॉपर प्लेस पे रहेगी नहीं, अगर साइटोस्केलेटल नहीं रहता तो रैंडमली घूमती रहेगी। ठीक, अब साइटोस्केलेटल मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट, दैट्स व्हाई माइन्यूट, बहुत छोटे से पतले पतले, फाइब्रस फिलामेंटस, फाइबर्स कैसे होते हैं? ऐसे फाइबर फिलामेंटस, कहाँ गया? हाँ, fibrous, filamentous, and tubular proteinaceous structure. Why I am saying tubular? Because ऐसे tubular proteinaceous structure बनते, क्या बनते? Tubular, से tube like, tubular, tubuline word भी ऐसे ही कुछ आया है। ठीक है, this is a simple and straight definition of साइटोस्केलेटल। क्या है? एक मेडअप, एक फाइब्रस, एक फिलामेंटस ट्यूबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो कि सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। सेल का प्रॉपर एक फ्रेमवर्क मेंटेन है। फ्रेमवर्क मींस सेल के अंदर के ऑर्गेनेल, सेल का अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन है। साइटोस्केलेटल ऑकर ओनली इन eukaryotic cell and is involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance, shape of दो बार हो गया, ठीक है, shape of the cell। यानी साइटोस्केलेटल यूकैरियोटिक में होता है। अनदर नॉक नॉक पॉइंट, पर यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड में नहीं किया, आप देख लो। यूकैरियोट्स में ही साइटोस्केलेटल होता है, यूकैरियोट्स में ही साइटोस्केलेटल होता है। प्रोकैरियोट्स में इतनी साइटोस्केलेटल की जरूरत नहीं होती। देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में ऑलरेडी सेल वॉल है। यस, है कि नहीं? प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है कि नहीं, बताना जरा। पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ा था हमने, पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ा था ना, सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया में मीजोजोम्स भी होते हैं, याद है कुछ? मीजोजोम्स, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। चलो यार, हो तुम लोग, ठीक है। अब यानी हो, याद है सबको, थोड़ा थोड़ा तो कुछ कहो पर याद है। साइटोस्केलेटल सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शेप देता है सेल को। प्रोकैरियोट वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और उनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलिस तो होती ही नहीं है। न्यूक्लियस भी होता है क्या? बताना जरा, न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में? नहीं। और बाकी के भी तो सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ना उनके पास गोल्गी बॉडी होती, तो हर किसी को अपनी पोजीशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या नहीं होता? साइटोस्केलेटल एब्सेंट होता है। तो मुझे बताना, प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड नहीं करता क्या? अभी तो मैंने कहा कि एम फेज के पहले हम साइटोस्केलेटल पढ़ रहे हैं। क्या कहा मैंने? एम फेज के पहले हम साइटोस्केलेटल पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइटोस्केलेटल सेल को डिवाइड करने के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए हम पहले साइटोस्केलेटल पढ़ लेंगे, फिर सेल को डिवाइड करेंगे एम फेज में जाके, ठीक है। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड नहीं होते?
उनमें एमाइटोसिस तो होता है ना, बाइनरी फिशन हमने देखा था ना, एमाइटोसिस भी होता है किसी किसी में, इस बाइनरी फिशन होता है ना। जो इरेगुलर शेप के होते हैं उनमें बाइनरी फिशन होता है, ऐसे में यस उनमें होता तो है, डिवीजन तो होता है, फिर कैसे होगा? साइटोस्केलेटल तो मैं कह रही हूँ कि अब्सेंट होता है, हाँ साइटोस्केलेटल अब्सेंट होता है क्योंकि बहुत पहले के ऑर्गेनिज्म थे, व्हाट आई कैन से दे आर वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। तब तक इतने स्मार्ट नहीं हुए थे सेल कि सेल के अंदर सब कुछ चीजें आए, शुरुआत की बात है ना, शुरुआत की, तो शुरुआत के ऑर्गेनिज्म में इतनी एडवांसमेंट नहीं होती। पुराने डब्बा फोन हमारे रिलायंस के इतने एडवांस थे क्या? नहीं, आपको तो याद भी नहीं होगा, आप तो काफी छोटे होंगे, ठीक है। अब इतने इतने एडवांस थे क्या? नहीं। आजकल के आईफोन देख लो, OnePlus 787 देख लो कितने हैं, है ना, बहुत अच्छे खासे एडवांस है। वैसे ये तो प्रोकैरियोट पुराने सेल है ना, उनमें साइटोस्केलेटल नेचर ने दिया ही नहीं था, तो बेचारे क्या करें। उनमें ये मीजोजोम जो है ना, ये मीजोजोम आपने कुछ कुछ याद है आपको? मैंने कहा था मीजोजोम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ याद आ रहा है? मीजोजोम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ याद आ रहा है? मैंने पढ़ाया जब था मीजोजोम आपको, तब मैंने आपको बताया था कि मीजोजोम के फंक्शन रेस्पिरेशन में होता है, मीजोजोम का फंक्शन रेस्पिरेशन में होता है, उसके अलावा भी मीजोजोम के फंक्शन होते हैं। मीजोजोम डीएनए को रेप्लिकेट करता है और डीएनए को डिवाइड करने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। कोई लिंक लग रही है आपकी? कितना पहले का क्लास था वो, जो बच्चे रिवाइज करेंगे वही लिंक लगा पाएंगे। बायोलॉजी इज नॉट लाइक कि अभी शुरू कर दिया हो गया, हर बॉडी का हर कोई पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, बॉडी का हर कोई पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं पढ़ा होगा मीजोजोम तो घर जाके पढ़ लेना, ठीक है। मीजोजोम के फंक्शन मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था, देखो भूमिका को याद आ गया, यस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू द डॉटर सेल, वेरी गुड भूमिका। देखो उसका लॉजिक यहाँ पे लगा कि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटल अब्सेंट है, साइटोस्केलेटल किसमें है? यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड कैसे होंगे? उनमें जो डॉटर सेल्स है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स कैसे बनेंगे, सेल डिवाइड कैसे होगा? तो हियर कम्स द रोल ऑफ मीजोजोम, और इस पे क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है नीट में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। हाउ एग्जैक्टली इन prokaryote how exactly in prokaryote DNA replication and chromosomal segregation में separation कैसे होगा, प्रोकैरियोट्स में क्या कैसे होगा? तो वहां पे लिखा था माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, और एक ऑप्शन था मीजोजोम। बच्चों को सिर्फ इतना ही पता है कि मीजोजोम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था मीजोजोम का फंक्शन रेस्पिरेशन में तो है ही, इसके अलावा उसका फंक्शन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में भी है। डीएनए को रेप्लिकेट करना मीन्स 1 से 2 डीएनए बनाना। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। मीन्स अगर ये कोई मीजोजोम है ना, अगर कोई ये मीजोजोम है, एक मिनट, इस मीजोजोम के हेल्प से यहाँ पे एक डीएनए बनता है, हाँ, और यहाँ पे एक डीएनए बनता है, ऐसे ऐसे 2 डीएनए बन जाते हैं, डीएनए डुप्लीकेट हो जाते हैं मीजोजोम को पकड़ के। मीजोजोम सपोर्ट देता है उनको, हाँ मैं तुम्हें होल्ड करता हूँ, चलो करो तुम अपना काम। अदरवाइज कौन होल्ड करता है? यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटल, पर यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटल है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है, तो उसको सब्स्टिट्यूट किसने कर दिया? मीजोजोम कह रहा है क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, साइटोस्केलेटल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वो कहेगा नहीं यार तुम तो रेस्पिरेशन कर रहे थे, वो कहेगा ठीक है मैं रेस्पिरेशन तो करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं तुम्हें हेल्प भी करूंगा, रेप्लिकेट सॉरी रेस्पिरेशन तो मैं करूंगा ही, साथ में हेल्प करूंगा रेप्लिकेट करने के लिए। रेप्लिकेट और रेस्पिरेशन अलग है, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए और आपके प्लांट पेरेंट सेल को डिवाइड होने के लिए। हो गया काम, सेल डिवाइड हो गया प्रोकैरियोट्स में विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम्स। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी साइटोस्केलेटल की, क्योंकि था ही नहीं ना, पहले तो था ही नहीं, तो जो चीजें उससे काम चला लेते। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, देखो जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो जरा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो बच्चों ने लॉजिक लगाया होगा वही बच्चों ने किया होगा ये, ठीक है। सिर्फ यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटल होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। हाँ बोलो या ना बोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। यस और नो? प्रोकैरियोट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है?
सेल डिवीजन के लिए मीजोजोम, इसीलिए वहां पे साइटोस्केलेटल है ही नहीं, वैसे तो है ही नहीं, तो मीजोजोम ने काम किया। यूकैरियोट्स में प्रॉपर साइटोस्केलेटल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया साइटोस्केलेटल प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट, तो ये इज दिस राइट? प्रेजेंट इन यूकैरियोट ओनली, यस, यस और नो? यस, यूकैरियोट्स में ही होते हैं साइटोस्केलेटल। ठीक ठीक। दिव्यानी, एनी प्रॉब्लम? दिव्यानी सोमकुवर, रेज हैंड ऐसे करके लिख के आया। ठीक, दिस स्लाइड इज क्लियर। ये नो, ठीक। चलिए देखो, 5 मिनट है, इसी लिंक पे फटाफट ज्वाइन होना है आफ्टर अ फ्यू मिनट। ठीक है, साइटोस्केलेटल पढ़ तो रहे, ये तो एक फैमिली हो गई साइटोस्केलेटल की। साइटोस्केलेटल कितने टाइप के होते हैं देखो, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट, सेकेंड नंबर दे दूं मैं इसको, इसको मैं थर्ड नंबर दे दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, सेल कभी डिवाइड नहीं होगा, अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो बॉडी के फंक्शंस नहीं चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 टाइप के साइटोस्केलेटल, एक है माइक्रोफिलामेंट, सॉरी एक है माइक्रोट्यूब्यूल, एक है माइक्रोफिलामेंट और एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट। हाँ, देखो जरा से, देखो जरा कैसे अरेंज है, ये न्यूक्लियस के साइड से ऐसे निकल रहे हैं, ध्यान दो जरा, ये डायग्राम ऐसे ही नहीं लेके आई हूं मैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगी, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए डायग्राम है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, देखो ये माइक्रोफिलामेंट कहाँ दिख रहे हैं आपको? सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड साइड में आ गए, देखो, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड साइड में आ गए, देखो ये सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड साइड में आ गए। माइक्रोफिलामेंट का लोकेशन सोचो। अब ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये ऐसे ही निकल रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके नीचे आ रहे ऐसे, इसका ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि साइटोस्केलेटल आर ऑफ 3 टाइप, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और आउट ऑफ दैट इंटरमीडिएट फिलामेंट पे एक भी लाइन नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ नाम दिया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में 1-2 चीजें बताइए, पर बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली 10 लाइन होगी या 8 लाइन होगी, 8 लाइंस दी होंगी आपके स्टेट के टेक्स्ट बुक में। अगर एनसीईआरटी का देखो तो एनसीईआरटी में भी गिस्ट फॉर्म दिया है, बट एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं। एनसीईआरटी में भी दिया है बट इतना डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, और बट यहाँ इस चैप्टर में डिटेलिंग नहीं है। जब आप मसल का चैप्टर पढ़ते हो, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, लोकोमोशन, उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है, सेल, इसीलिए उन लोगों ने क्वेश्चन साइटोस्केलेटल पे डिटेल में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि सेल साइकिल में या सेल वाले चैप्टर में इतना ज्यादा साइटोस्केलेटल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट जब आप लोकोमोशन पढ़ोगे या स्केलेटल मूवमेंट पढ़ोगे, उसमें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोस्केलेटल का नाम आया हुआ है। ठीक है, मैं इतना डिटेल इसमें नहीं पढ़ाऊंगी, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे जब हम लोकोमोशन की बात करेंगे, जब हम एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका लोकेशन, बेसिकली मुझे ये डायग्राम रखने का इंपॉर्टेंस ये है कि आप थोड़ा डायग्रामेटिकली याद रखो चीजों को। माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लियस किस यहां से अरेंज हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट ने पूरा मेशवर्क बना के रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सब साइड में, और ये तो ऐसे ब्रांचेस निकल रही है पूरे पूरे सेल में, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रही है ये ब्रांचेस, कौन सी? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। ठीक है, इसका शेप देखो, इसका शेप ऐसा है, ये शेप में फिर से बताऊंगी आपको आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका शेप ऐसा है और इसका शेप ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आ जाएगा। वी हैव अनदर 2.5 मिनट, देखते हैं जितना होता है, अदरवाइज आप फटाफट ज्वाइन हो जाना। माइक्रोट्यूब्यूल शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले। श्रुतिका आप ज्वाइन हो रहे हो अभी? श्रुतिका, कि आप लीव हो गए थे फॉर ए टाइम बिंग, फिर से ज्वाइन हो रहे हो? श्रुतिका, नो आंसर। अब माइक्रोट्यूब्यूल डिस्कवरी, माइक्रोट्यूब्यूल डिस्कवरी, श्रुतिका आर यू देयर?
यस श्रुतिका। देखो बच्चे अपने ही धुन में, किसी के साइड में तो टीवी चल रहा होगा, किसी के साइड में तो कुछ किचन की कुकर की विसल बज रही होगी, किसी के साइड में तो गाना चल रहा होगा। आई आई नो दैट। हाँ, पर मेरे रूम में कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरे बच्चों को भी मैं आने नहीं देती। पर आप लोग पता नहीं कौन से एनवायरमेंट में पढ़ते हो, कहाँ पे ध्यान होता है। उस लड़की को मैं पूछ रही हूँ श्रुतिका को कि आर यू देयर, तो वो आंसर भी नहीं कर रही है। माइक्रोट्यूब्यूल की डिस्कवरी देखो, डिस्कवरीज अनदर इंपॉर्टेंट वन, रॉबर्ट इज फ्रेंचिस एंड इसने ये डिस्कवरी की थी। और बट इसका नाम कॉइन बाय टर्म जो ये माइक्रोट्यूब्यूल, इसको माइक्रोट्यूब्यूल किसने कहा, क्या कहा, स्लॉटर बैक ने। किसने कहा, स्लॉटर बैक ने इन 1963। नाम याद रखो, माइक्रोट्यूब्यूल का नाम याद रखो, दैट इज इनफ। बाकियों का कभी कोई पूछेंगे नहीं, इंटरमीडिएट फिलामेंट किसने किया या माइक्रोफिलामेंट किसने किया, नहीं पूछेंगे, सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल पूछेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइटोस्केलेटल की कैटेगरी, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल की डिस्कवरी नेक्स्ट क्लास अभी अपन फिर से स्टार्ट करते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। 33 बच्चों ने लीव कर दिया। 33 दो कबूतर उड़ गए, दो कबूतर उड़ गए, आते ही क्या वापस देखते हैं। चलिए ऑकरेंस पढ़ना है हमें, कहाँ कहाँ होता है, फटाफट ज्वाइन करना है उसी